तो बेटा फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम ऊपर देख के आए, पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना। किसको पहचानना है सर? बच्चों, किसी को नहीं पहचानना है। आपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन और इवेंट हुए हैं ना, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, उनमें से उन ट्रांजेक्शंस, उन लेन देन को आइडेंटिफाई करना है जिनका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी समझा दिया है। जिन बच्चों ने पहले ये चैप्टर देखना शुरू किया है उन्हें मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को अभी रोक दें, पॉज कर लें, पहले वो चैप्टर नंबर 2 ही देखें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने सारी बेसिक नॉलेज, बेसिक डिस्कशन कर लिया है छोटी छोटी अकाउंटिंग टर्म को लेकर के। उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता है और फिर आप इस चैप्टर को समझने के लायक हो पाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमें अपने सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस में से वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारी फाइनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव ला रहे हैं, यानी कि हमारी एसेट्स में, हमारी कैपिटल में, हमारी लायबिलिटीज में जिनकी वजह से चेंज होता है, वही ट्रांजेक्शन हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें हम रिकॉर्ड करने की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, यानी कि वो सभी लेन देन, वो सभी घटनाएं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब बिजनेस इज फुल ऑफ इवेंट्स विच आर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जब आप बिजनेस में बेटे ट्रांजेक्शन और घटनाएं होती हैं तो वो दोनों तरीके की होती हैं, वो वाली भी जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और वो भी लेन देन होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करती है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। दे ब्रिंग्स अ चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ फर्म, यानी कि एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनमें कहीं ना कहीं अगर बदलाव आता है तो हम कहेंगे कि हाँ वो ट्रांजेक्शंस बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं और उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब इस रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो आपकी कैपिटल में बदलाव लाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल और लायबिलिटी बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एसेट्स में बदलाव आता है, जैसे आप गुड्स का परचेज कीजिए। सर गुड्स परचेज करने से क्या हुआ? बेटा गुड्स परचेज करने से गुड्स आपके पास आ गया, लेकिन अगर आपने नगद परचेज किया तो कैश कम हो गया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। ठीक है, अगर आपने उधार में परचेज किया तो गुड्स आपके पास आ गए, आपकी एसेट्स बढ़ गई, लेकिन आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, चाहे आप एसेट्स खरीद लीजिए, एसेट्स बड़ी लेके आएंगे, परचेज करेंगे तो आपकी एसेट्स बढ़ेगी। अब ये अगर आपने नगद खरीदी होगी तो आपका कैश कम हो जाएगा, और अगर आपने उधार ली होगी तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर अगर इम्पैक्ट आ रहा है किसी भी इवेंट का, किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का नेचर का ट्रांजेक्शन है और यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और बाकी सारे ट्रांजेक्शन जिनका इम्पैक्ट इन तीनों के ऊपर नहीं आ रहा है, दे आर ट्रीटेड एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और उनकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते। अच्छा बच्चे, जब हमने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई एक ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसमें से वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो हमारी रिसोर्सेज पे इंपैक्ट डालता है, यानी कि हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंज ला रहा है। फिर हमें सेकंड स्टेप में ये जानना है कि वो कितने अमाउंट का चेंज ला रहा है, कितनी वैल्यू का चेंज ला रहा है। तो जो हमारी सेकंड फीचर है वो ये है बच्चों। अब हमें मेजर करनी है उसकी वैल्यू, और जो वैल्यू मेजर करनी है वो मनी के टर्म्स में करनी है बच्चों। देखिएगा, सेकंड फीचर्स इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अब हमें ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट करना है। हमने ये तो पहचान लिया कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन में से फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब रिकॉर्डिंग कितने अमाउंट की होनी चाहिए, कितनी वैल्यू की होनी चाहिए, सेकंड स्टेप में यही करना है बेटा। आइएगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई अकाउंटिंग तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएगी जिनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी है। अब वो ट्रांजेक्शन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, हमारे लिए उन्हें रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय हम पैसों को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स क्वालिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्री। भाई इसमें वही ट्रांजेक्शन क्वालिफाई कर पाएंगे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो थे ही, उसमें से फाइनेंशियल नेचर के हैं, प्लस उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी है, क्योंकि बिना मॉनेटरी वैल्यू के आप किसी भी ट्रांजेक्शन को, भले ही उसका नेचर फाइनेंशियल हो,
आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग वी नीड अ फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज मनी, यानी कि जिस भी कंट्री में आप ये कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट का यूनिट है उसी करेंसी में आपको वो वैल्यू चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया जो हमारी करेंसी है वो रुपीज है ना बच्चों, तो रुपीज इज यूज फॉर मेजरिंग, तो हम जो भी नापते हैं वो रुपीज में नापते हैं, चाहे 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, तो ये हमारी मॉनेटरी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लीजिए आपने 10 चेयर परचेज की और ये 12,000 रुपीज की आई, ठीक है, और साथ में आपने 100 kg का कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, ये 20,000 का आया, तो अल्टीमेटली ये दोनों ट्रांजेक्शन का जो कंबाइंड वैल्यू है बच्चों वो हुआ 32,000। तो हम कह सकते हैं कि इसको जब हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी तो हम दो अमाउंट कंबाइन कर लेंगे, एक 12,000 एक 20,000, और इसका जो कंबाइंड टोटल आएगा दैट इज 32,000। इसको आपने रिकॉर्ड करना है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन आप आइडेंटिफाई करें एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनमें से रिकॉर्डिंग तो उन्हीं की हो पाएगी बच्चों, दोज हैव मॉनेटरी वैल्यू। अगर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है और मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वी कैन नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इनटू अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए दो बातें सेटिस्फाई करना प्राइमरी लेवल पर जरूरी है। आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन में से फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है, अगर नॉन फाइनेंशियल है एक्सक्लूडेड, छोड़ दीजिए उसे। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई किया है ये भी चेक कीजिए कि उसकी वैल्यू मेजर कीजिए कि कितनी वैल्यू का ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, चाहे वो रुपीज हो चाहे डॉलर हो, आप जिस भी कंट्री में हैं वहां पर। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तब यू आर रेडी टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, यानी ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें एक बात और देखिएगा, एक छोटा सा नोट है। क्या है नोट? एनी इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वैल्यू आप मनी के टर्म्स में नहीं लगा सकते हैं, इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, तो फिर उसकी आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्लियर एंड कट बात है बेटा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, कोई एम्प्लॉय है उसको आप सैलरी देते हो, तो यहां पर आप सैलरी देने से आपका कैश कम होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। प्लस दूसरी चीज, इसमें आप सैलरी का अमाउंट बताओगे, मान लीजिए 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो यहां पर आपके पास वैल्यू भी है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है बेटा, उस पर्सन, उस व्यक्ति की लॉयल्टी, ऑनेस्टी आपके बिजनेस के प्रति जो बहुत फायदा पहुंचाती है आपके बिजनेस को, वो भी आपके लिए एक तरीके का एडवांटेज है, बट इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ना ही आप उसकी ईमानदारी के लिए आप उसे कुछ अलग से पे कर रहे हैं। वट एवर यू आर पेइंग इज अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अब उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो आप सैलरी दे रहे हैं उसमें काम की इतनी और ईमानदारी, ऑनेस्टी की इतनी, तो ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ऑनेस्टी को आप इन टर्म्स ऑफ मनी जज नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी आप ऑनेस्टी को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसी तरह की छोटी छोटी बातें, बड़ी सारी चीजें जो बिजनेस से जुड़ी हैं, बट दे डोंट हैव मॉनेटरी वैल्यू, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती है। चलिए सर आगे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स लाइक रिसीविंग एन ऑर्डर। भाई कोई ऑर्डर आया, अभी बातचीत चल रही है फॉर द सेल ऑफ गुड्स, या कोई अपॉइंटमेंट हुई है किसी इंप्लॉय की, बातचीत हुई भी आप जॉब पे आ जाइएगा। अभी जब ऐसा होता है तो बेटा इन चीजों को हम बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं करते। आपके ऑफिस में आज आपसे कोई मिलने आया, उसने मीटिंग की, सैंपल दिखाए, अभी कोई ऑर्डर फाइनलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्कशन हुआ है, वो व्यक्ति सैंपल देकर के गया है। तो इस तरह की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, जिनसे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट पे चेंज नहीं आया है, तो दीज आर ऑल्सो इवेंट्स। घटनाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हुई हैं, इन्हीं मीटिंग्स की वजह से ऑर्डर मिलेंगे, सेल ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई की जाएगी, बट वो भी फ्यूचर में होना है। फिलहाल जो ये इवेंट्स हुए हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं, बिजनेस के लिए किए गए हैं, बट इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसीलिए दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ध्यान रहेगा बच्चों। आइडेंटिफाई सीख लिया, मेजरिंग सीख लिया, ठीक है। सबसे पहले अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन से फाइनेंशियल नेचर के हैं, और फिर ये पता लगाइए कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर का होते हुए भी आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप उसकी मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अभी आगे सुनिएगा, हमारा थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आपने उसकी वैल्यू डिसाइड कर ली, तो अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो अब रिकॉर्डिंग क्या है बच्चों, देखेंगे एक बार। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसे मेजर भी कर लिया,
तो आफ्टर दैट अब क्या होगा बेटा, अब आप उसकी रिकॉर्डिंग करने वाले हो। ठीक है, आइएगा। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहां से स्टार्ट होती है आपकी अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप है वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उससे पहले दो हिडन स्टेप हैं। पहला आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग, यानी कि कभी भी आप चीजों को रिकॉर्ड करें, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, उससे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड मेजर दैट। ठीक है बच्चों, और जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, तो उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मींस एंटरिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जहां पे आप इसे रिकॉर्ड करेंगे उसे हम इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे, और वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर कोई बिजनेस छोटा है जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बड़े लिमिटेड है, वीक में एक या वीक में दो, मंथली 7-8 ट्रांजेक्शन, 8-10 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम, तो इन दैट स्मॉल कंसर्न जहां पर बड़े छोटे फ्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, जो ये रिकॉर्डिंग है ये की जाती है बेटा एक बुक के अंदर जिसका नाम होता है जर्नल। क्या नाम होता है? जर्नल। ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये हम इसी साल इसी सिलेबस में सीखेंगे, जब हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम ही होगा जर्नल। वहां पे हम आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाएंगे स्पेसिफिकली, तो बिल्कुल परेशान ना हो कि ये जर्नल क्या है। वक्त आने पर इसका भी पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ, कंप्लीट होगा डिटेल डिस्कशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैंने आपसे कहा दो ट्रांजेक्शन जहां पर फ्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन कम होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होते हैं, वो लोग जिस सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक छोटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे वो बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसको नाम दिया गया है जर्नल। अभी उनकी बात करेंगे बेटा जिनके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। इन अ बिग कंसर्न का मतलब बड़ी फर्म्स विद न्यूमेरियस ट्रांजेक्शन, जिनके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, द जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स नोन एज सब्सिडरी बुक्स। तो जहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन है वहां पर जर्नल को फिर बांट दिया जाता है बेटा, अलग अलग सब डिवाइड कर दिया जाता है छोटी छोटी बुक्स के अंदर, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स, जिसमें कैश बुक, ठीक है, विद बैंक कॉलम, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, इस तरीके की छोटी छोटी बड़ी सारी बुक्स बनाई जाती हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी चीजों को अलग अलग हेड में ट्रांसफर किया जाता है। तो ध्यान रहेगा बेटा, कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक आर द एग्जांपल ऑफ सब्सिडरी बुक। सर क्या इसके ऊपर भी चैप्टर होगा? हाँ बेटा, जर्नल के ऊपर अलग चैप्टर है, लेजर के ऊपर अलग चैप्टर है, सब्सिडरी बुक के ऊपर अलग चैप्टर है, कैश बुक के ऊपर भी अलग चैप्टर है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, 11th में तो आपने सीखना ही यही है कि डबल एंट्री बुक सिस्टम या कीपिंग होती कैसे है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासिफाइंग कैसे होता है, एनालाइज कैसे करते हैं, ये तो इतना पार्ट नहीं होगा। रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना है आपको, वो जरूर होगी इस बात पूरी। अच्छा सर, इसके बाद बेटा, इसके बाद आ गए हम अपने अगले स्टेप में जिसका नाम है क्लासिफाइंग। क्या नाम है बेटा? क्लासिफाइंग। यानी कि अभी तक जो हमने 3 स्टेप पढ़े, एक बार क्विकली रिवाइज करो, बताओ क्या क्या थे वो। सर पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग। अच्छा, वेरी गुड। क्या करना होता है आइडेंटिफाइंग में बेटा? सर हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में से वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। वेरी गुड। और दूसरा हमारा स्टेप क्या है? सर मेजरिंग। फिर हमें ये मेजर करना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। हाँ, अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो वो कितनी है। ये 2 स्टेप करने के बाद हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? अगर छोटी संस्था है, छोटा फर्म है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे हम जर्नल बोलते हैं वहां रिकॉर्ड करते हैं। अगर बड़ी फर्म है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो जर्नल के अलावा हम सब डिवाइड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में, और वहां पर इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, 3 बातें हो गई। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की, जो 4th स्टेप है हमारा, दैट इज क्लासिफिकेशन, जिसको हम फीचर्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं अभी अकाउंटिंग की। ठीक है बच्चों,